नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के इतिहास का 15वां क्लास है और हम लोग देख रहे हैं कक्षा 7 के इतिहास को, जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास पर आधारित है। आज का जो अध्याय है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन से संबंधित है और इसमें कुल आपके 19 प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि मराठाओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि शिवाजी ने एक अस्थायी राज्य की स्थापना शक्तिशाली योद्धा परिवारों यानी कि देशमुखों की सहायता से की थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा आपका है कि मराठाओं ने 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात को मुगलों से छीन लिए, तो ये भी आपका सत्य है। तो इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है कि 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके बारे में जानते हैं। तो मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज था जो कि मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों, जिसमें कि देशमुख की बेसिक तौर पे उन्होंने सहायता ली थी, उनसे एक अस्थायी राज्य की स्थापना करी और 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने धीरे धीरे सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई और 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात को मुगलों से छीन लिया। 1730 के दशक तक महाराष्ट्र नरेश के समस्त दक्कन प्रायद्वीप के आधिपत्य के रूप में मान्यता भी मिल गई थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि नादिर शाह ने जब भारत में मुगलों के ऊपर आक्रमण किया तब उसे किन क्षेत्रों शक्तियों के सहयोग मिला था। तो उसे किन क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग मिला था, यहाँ पे कि मराठाओं का, सिखों का या जाटों का। तो आपका सही ऑप्शन होता है कि बेसिक तौर पे जब नादिर शाह ने मुगलों के ऊपर आक्रमण किया था तो उस समय उसे क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में मराठा और सिखों की सहायता मिली थी। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी कि मराठाओं और सिखों ने नादिर शाह का बेसिक तौर पर सहायता किया। तो बात करते हैं यहाँ पे। तो 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया तब उसके पुत्र जो था आपका जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे और उसने 20,000 सैनिक मराठाओं से और 15,000 सैनिक सिखों से लिए थे और इसके बलबूते पर उसने मराठों से लड़ा था। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि जाटों ने अंबर और आगरा की शैली का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल किस जगह पर बनवाया था। तो यहाँ पर जो जाटों ने आगरा और अंबर शैली का एक सम्मिश्रण करते हुए जो बाग महल बनवाया था वो दीग में बनवाया था, इसे कई लोग दीग भी कहते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है सी। अब इसके बारे में जानते हैं कि दीग के किले का निर्माण जो था वह सूरजमल के द्वारा करवाया गया था, जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बना है, वहीं दीग में अंबर का और आगरा की शैली का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल को बनवाया गया था। शाही वास्तुकला से बेसिक तौर पे जिन रूपों की पहली बार शाहजहां युग से जोड़ा गया था वह दीग था। यहाँ पे दीग की इमारतें बेसिक तौर पे उन्हीं नमूनों पर बनाई गई थी। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा भी जाए कि दीग के किले का निर्माण बेसिक तौर पर किसने करवाया था तो नाम आता है सूरजमल का। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि किस जाट नेता ने राज के भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर के आया। तो किस जाट नेता के राज्य में बेसिक तौर पे भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर के आया था। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में और एक चर्चा किया था कि नाम क्या था, सूरजमल। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है बी कि सूरजमल के बेसिक तौर पे नेतृत्व में जो था कि भरतपुर जो एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर आया था। तो बात करते हैं कि सूरजपुर के राज्य में भरतपुर, जो कि वर्तमान समय के राजस्थान में पड़ता है, इनके शासनकाल में बेसिक तौर पे एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर के आया था। बात करते हैं 1739। इस चीज़ को याद रखिएगा कि 1739 में बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि कई बार ये पूछा गया है कि नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था। तो 1739। तो 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला, उसे लूटा, तो दिल्ली की कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत, बलगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे। अगला है आपका कि नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है और यहाँ पे कूट का चयन करना है। तो पहला जो कह रहा है कि मालवा में मराठा अभियानों ने उन क्षेत्रों में स्थित शहरों के विकास एवं समृद्धि में कोई हानि नहीं पहुंचाई, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि मराठा द्वारा नियंत्रित इलाकों में वाणिज्य व्यापार पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। तो ये आपका गलत है क्योंकि वह वाणिज्य व्यापार पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए थे। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला कि केवल पहला आपका सत्य है। तो यहाँ पे जानते हैं
कि जैसा मैंने बताया कि पहला कथन सत्य है, दूसरा असत्य है। इसके बारे में जाने तो मालवा क्षेत्र में अवस्थित उज्जैन सिंधिया के संस्करण में और इंदौर जो था वह होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठाओं द्वारा निर्मित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशम वस्त्रों को मराठा की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर अपना व्यापार संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक जो भीतरी क्षेत्र थे उसको बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को भी शामिल कर लिया था। तो यहाँ पे व्यापार नष्ट नहीं हुए थे, व्यापारों में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। इस प्रकार से आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन है कि 1761 में मराठों की पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण क्या था। तो मराठों के जो पराजय का प्रमुख कारण था वह था डी वाला, कि मराठों के सैन्य अभियान के कारण अन्य शासकों का उनके खिलाफ हो जाना, यही मुख्य कारण था। अब बेसिक तौर पे इसके बारे में जानते हैं कि साम्राज्य विस्तार में के लिए मराठों के द्वारा किए गए सैन्य अभियान के कारण अन्य शासक भी उनसे खिलाफ हो गए। साम्राज्य विस्तार के द्वारा मराठों को संसाधन का भंडार तो मिल गया, मगर इसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली थी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला जो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। तो अब इसके बारे में बेसिक तौर पर जानते हैं। तो पहला कह रहा है कि 1737 में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। सभी ने जानते हैं, इन पे मूवी भी बनी थी, तो सभी लोग जानते हैं यह पहला कथन सत्य है। दूसरे की अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि मराठों ने उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और ओडिशा तथा दक्षिण में कर्नाटक तथा तेलुगु प्रदेशों को अपने साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से मिला लिया था। यह स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर आपका सही होता है कि केवल पहला सही है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही होता है। अब इसके बारे में बेसिक तौर पे जानते हैं कि जब 1737 में बाजीराव प्रथम के द्वारा दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की जो सीमा थी तेजी से बढ़ी। ये उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल, ओडिशा और दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई थी। इसके क्षेत्र को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप से उनसे भेंट की रकम ली जाती थी। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से स्वीकारा नहीं गया था, क्या था, अप्रत्यक्ष रूप से। यहाँ पे अप्रत्यक्ष होना चाहिए। तो यहाँ तक तो सीमा पड़ा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इनको स्वीकारा नहीं गया था, अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकारा गया था, इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। अगला है चौथ कर और सरदेश मुखी कर का संबंध किससे था। तो सभी लोग जानते हैं कि चौथ कर और सरदेश मुखी कर का संबंध जो था वो मराठाओं से था। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। इसके बारे में जानते हैं कि 1730 के दशक तक मराठा नरेश का समस्त दक्कन प्रायद्वीप पर आधिपत्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया था। चौथ कर क्या था। तो चौथ कर जो था जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाला भू राजस्व का 25% हुआ करता था और दक्कन में इसको मराठा वसूला करते थे। और सरदेश मुखी जो था दक्कन में मुख्य रूप से राजस्व संग्रहकर्ता के दिए जाने वाला भू राजस्व था, जो कि 9 से 10% तक का हिस्सा हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपका कथन दिया गया है कि पेशवा की देखरेख में मराठाओं ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। तो कथन तो बिल्कुल आपका सही है। कारण कह रहा है कि पेशवा मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर लेकर उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेते थे। तो कारण आपका इसका सही नहीं है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला, कि कथन तो सही है लेकिन कारण सही नहीं है। अब इसके बारे में बेसिक तौर पर जानते हैं कि पेशवाओं की देखरेख में मराठाओं ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर मुगलों के साम्राज्य और सत्ता को क्षति तो पहुंचाई, लेकिन पेशवाओं की सफलता का रहस्य यह था कि वह मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल जो सेना थी वो ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां पर रसद और बेसिक तौर पे कामुक यानी कि सैनिक सहायता आने में बेसिक तौर पे उनकी रास्तों को रोक दिया जा सके। तो इस प्रकार से कारण आपका सही नहीं हो पाता है।
अगला जो क्वेश्चन हुआ है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, और यहाँ पे कूट दिया हुआ है। तो पहला कह रहा है कि लोहार एवं बंजारे शिवाजी के समय मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए थे, तो यह बिल्कुल आपका गलत है। और दूसरा जो कह रहा है कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री के हाथों में रही, तो यह बिल्कुल आपका सही है। तो यहाँ से आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला कि केवल दूसरा सही है। अब पहला क्यों गलत है, तो इसके बारे में जानते हैं कि शिवाजी के काल में ही अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारे योद्धा मराठाओं की सेना का बेसिक तौर पे क्या हो गए थे, आधार बन गए थे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि लोहार और बंजारे नहीं थे, इनकी सेना में कौन थे, तो जो अतिशील के मतलब कि जो काफ़ी तेजी से चलने वाले कृषक थे और पशुचारे थे, ये लोग शामिल थे, न कि लोहार और बंजारे शामिल थे। तो इस प्रकार से पहला वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि औरंगजेब के बाद मुगल उत्तराधिकारियों के सामने जो आर्थिक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुए उनके प्रमुख कारण क्या थे। तो यहाँ पर आपका एक कूट दिया गया है और कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पर है कि जो राजनीतिक और आर्थिक संकट उत्पन्न हुए थे उसके बारे में। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि औरंगजेब का दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधन का बड़ी मात्रा में खर्चा करना पड़ा था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा ये कह रहा है कि प्रशासनिक कार्य कुशलता में कमी, जिसके कारण मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में करना केंद्रीय सत्ता के लिए अब कठिन हो गया था, ये भी आपका सही है। और तीसरा जो कह रहा है कि सूबेदार और सैन्य प्रशासन एवं राजस्व कार्यालय में नियंत्रण खत्म होना, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। और चौथा कह रहा है कि विभिन्न क्षेत्र में होने वाले कृषक एवं जमींदारों के विद्रोह, तो ये भी आपका सही है। तो इन्हीं सारे कारणों से बेसिक तौर पे आर्थिक और राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला कि 1, 2 और 4 तो सही है, तीसरा गलत है। तीसरा क्यों गलत है, तो इसके बारे में जानते हैं कि औरंगजेब के उत्तराधिकार के शासनकाल के दौरान प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी। ठीक है, समाप्त होने लगी थी। और यहाँ पर बेसिक तौर पे आपका है कि सूबेदारों के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व एवं सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि सूबेदार और सैन्य प्रशासन का राजस्व कार्यालय पर नियंत्रण समाप्त हो गया था, जबकि आपका क्या होना चाहिए कि ये लोग क्या करते थे, नियंत्रण रखते थे। तो इस प्रकार से आपका ये वाला ऑप्शन गलत था, बाकी आपके तीनों सही थे। अगला जो क्वेश्चन है कि सिख शासक महाराणा रणजीत सिंह ने 1799 में किस जगह को अपनी राजधानी बनाई थी। तो सिख जो शासक थे महाराणा रणजीत सिंह लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है बी। अब इनके बारे में जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि यह विभिन्न शासकों में बटे हुए थे और इनमें से एक शासक महाराणा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों को फिर से एकता कायम करने में बेसिक तौर पर सफलता हासिल करी और इन सभी लोगों को एक साथ मिलाकर 1799 में एक राज्य बनाया और उसकी राजधानी किसको बनाई थी, लाहौर को। अगला क्वेश्चन है कि राखी व्यवस्था का संबंध किससे है। तो राखी व्यवस्था का जो संबंध है वह सिख समुदाय से है। तो आपका सही ऑप्शन है ऐसे। अब इसके बारे में बेसिक तौर पे जानते हैं कि सिखों ने राखी व्यवस्था की स्थापना की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान करते थे। तो यहाँ पे राखी व्यवस्था क्या था, एक प्रकार का कर था और इस कर के जरिए किसानों को क्या मिलती थी, किसानों को सुरक्षा मिलती थी। और यह कितना लेते थे, तो उपज का 20% राखी व्यवस्था में लेते थे और यह किसके द्वारा, सिखों के द्वारा था। अगला जो क्वेश्चन है कि सिखों से संबंधित मिसल क्या थे। तो मिसल क्या थे, तो योद्धाओं के समूह को बेसिक तौर पे सिखों में मिसल कहा जाता है। यहाँ पे बात करते हैं कि मिसल सिख योद्धाओं के समूह थे। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जतैत और बाद में मसीलों में संगठित किया। और बाद में अगर जत्थों की बात करें, जत्थों की अगर बात करें तो जत्थों और जो मिसल लेते हैं, जत्थों और मिसल की संयुक्त सेनाएं जो थी वह दल खालसा कहलाती थी। तो इनकी संयुक्त सेना को क्या कहते थे, दल खालसा। और उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलते थे और इनकी बैठक में सामूहिक बेसिक तौर पे निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरु मतलब कि गुरु का प्रस्ताव कहा जाता था। तो ये आपका था जत्था। तो आपसे पूछा जाए कि जत्था क्या थे, तो सैनिकों का समूह था। मिसल क्या थे, तो ये भी सैनिकों का समूह था और इनके ग्रुप को क्या कहा जाता था, दल खालसा कहा जाता था।
अगला जो क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में सिख नेता बंदा बहादुर ने किस क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की थी। तो बात करते हैं यहाँ पे बंदा बहादुर ने जो थे वह सतलज से यमुना के बीच में अपने क्षेत्र की प्रशासन व्यवस्था का बेसिक तौर पे स्थापना किया था। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। इनके बारे में जानते हैं। तो 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगलों की सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्कों को गढ़कर अपने शासक को अपने शासन में बेसिक तौर पे फैलाया और सतलज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को क्या कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया और उसके बाद 1716 में बंदा बहादुर को मार दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद जिन 3 प्रमुख राज्यों यानी कि अवध, बंगाल और हैदराबाद का उदय हुआ, उन्हें राजस्व कर वसूलने की कौन सी व्यवस्था अपनाई थी। तो बेसिक तौर पे इन जगहों पर जो राजस्व कर के वसूलने की व्यवस्था थी वह इजेदारी व्यवस्था थी। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अब इसके बारे में जानते हैं कि अवध, बंगाल, हैदराबाद राज्य पुराने मुगल जो थे मुगलों के आधिपत्य द्वारा स्थापित किए जाते थे, किंतु ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेह के रूप में बेसिक तौर पे देखे जाते थे। विशेषतः वे जागीर व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखते थे। इसलिए इन तीनों राज्यों ने राजस्व वसूलने के लिए जमींदारों के बजाय इजेदारी, एक प्रकार का क्या होता है कि कृषि का राजस्व होता है, के साथ बैठकर बेसिक तौर पे लेते थे। इजेदारी प्रथा जो मुगलों के द्वारा पूर्ण रूप से नापसंद की गई, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में लगभग यह फैल गई थी। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात बने 3 प्रमुख राज्य, जैसा कि मैंने बताया अवध हो गया, हैदराबाद हो गया और आपका बंगाल हो गया, तो उनके संस्थापकों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे दिया गया है कि हैदराबाद कौन सही सुमेलित है, यहाँ पे दिया गया है कि संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि हैदराबाद का जो संस्थापक थे वो निज़ामुल उल्क आसफजाह थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा जो दिया है कि बंगाल के जो संस्थापक थे मुर्शिद कुली खां थे, ये भी आपका सही है। और तीसरा दिया है अवध के, तो अवध के संस्थापक की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया है कि अजीउद्दीन थे, तो यह गलत है। क्यों गलत है एक्सप्लेन हम देखते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि 1 और 2 तो सही है जबकि तीसरा वाला गलत है। अब यहाँ पे जानते हैं कि नाजिम उल मुल्क जो आसफ शाह ने हैदराबाद की स्थापना की और यह मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। 1720-22 में के मध्य में दक्कन प्रांतों का सुधार होने की वजह से आसफ शाह के पास पहले ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन के उपद्रव और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर वह इस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। बात करते हैं मुर्शिद कुली खां। तो मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगलों के नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खां नायब थे, यानी कि यह प्रांत के सूबेदार के पद पर नियुक्त थे। बाद में इनसे भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमा लिया और अजीउद्दीन नहीं बल्कि यहाँ पे नाम आता है बुरहान उल मुल्क का। तो यहाँ पे अवध के संस्थापक कौन थे, तो बुरहान उल मुल्क, जो कि बेसिक तौर पे बात करें कि शहादत खान ने अवध राज्य की, बुरहान उल मुल्क और शहादत खान ने क्या किया था कि अवध राज्य की स्थापना की थी। शहादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अवध एक समृद्ध बेसिक तौर पे आपका क्या था कि प्रदेश था, जो कि गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था तथा उत्तर भारत और बंगाल के व्यापार का एक मुख्य मार्ग से होकर भी गुजरता था। तो यहाँ पे बुरहान उल मुल्क और साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पर शहादत खां का भी नाम आता है। तो अगर दोनों लोगों का नाम आ जाए तो दोनों का सही है और किसी एक का नाम आए तो इनमें से आप देखकर कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किए। तो यहाँ पर किस अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, तो इनका नाम है आपका अहमद शाह अब्दाली। अब बात करते हैं अहमद शाह अब्दाली की। तो नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण को किया और वह लगातार 5 बार आक्रमण किया और उसका जो पहला आक्रमण था वह था 1748 में और उसका जो 5वां आक्रमण था 1761 में था। इस प्रकार से वह उत्तर भारत में काफ़ी अधिक लूटपाट मचाई थी। अंतिम जो क्वेश्चन है कि 1739 में इराक के शासक नादिर शाह ने
भारत के किस जगह पर आक्रमण करके उसे लूटा था? तो सभी ने पता है, कई बार जिक्र मैंने क्वेश्चन में कर रखा है कि यह दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली को लूटा था। तो यहाँ आप सभी ने पता है कि औरंगजेब के बाद मुगल सत्ता में साम्राज्य में पैदा हुई आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर संपूर्ण नगर को लूटा। नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो यह भी पूछा जाता है कि नादिर शाह ने किस मुगल शासक के दौरान आक्रमण किया था? तो आप लोग नाम सुनते हो, मोहम्मद शाह इसकी उपाधि थी, एक और था रंगीला इसे कहा जाता था। तो इसके शासनकाल में बेसिक तौर पर इसने आक्रमण किया था। तो दोस्तों ये कक्षा 7 का जो था वह 9वां अध्याय था और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से पसंद कर रहे होंगे और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।